वापिस अंतराकाशीय यौगिक पढ़ रहे थे हम। अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण में हमने, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं क्या टॉपिक चल रहा था अपने। अंतराकाशीय यौगिक में जो संक्रमण धातु होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है कैसी होती है, निबिड़ संकुलित होती है। निबिड़ संकुलित क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। निबिड़ संकुलित का मतलब क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब पास पास दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु पाए जाते हैं। जब पास पास दृढ़ता से बंधे हुए रहेंगे, परमाणु गोलाकार होते हैं, तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, वैकेंट स्पेस यानी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों में कौन आ जाते हैं, छोटे छोटे आकार के अधातु परमाणु या छोटे धातु परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के। ये जब इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। ये तो क्या कहलाता है, अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। अब अंतराकाशीय यौगिकों की कुछ विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं, नंबर 1, इनकी जो अनुपात है वो फिक्स नहीं रहता है। फिक्स नहीं रहता तो क्या कहलाएंगे, अरस समीकरण विधीय कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट, इनके जो आयनिक और सहसंयोजक बंध हैं, यानी ये नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर आयनिक और सहसंयोजी दोनों ही नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका कि इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि ये पास पास पाए जा रहे हैं, निबिड़ संकुलित हैं, तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, यानी बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और क्या पॉइंट पढ़ा था अपन ने, ये क्या होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, क्योंकि बंध आयनिक और सहसंयोजक नहीं है तो क्रियाशील भी क्यों होंगे। इसके अलावा इनकी जो कठोरता है बहुत ज्यादा होती है, उच्च कठोरता पाई जाती है। इनके जो बोरोइड हैं वो हीरा जो होता है उसके समान क्या होते हैं, कठोर होते हैं इनके बोरोइड, क्योंकि निबिड़ संकुलित हैं तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। एक पॉइंट था, इनकी धात्विक चालकता कैसी होती है, उच्च होती है। इनकी धात्विक चालकता कैसी होती है, उच्च होती है। बहुत ज्यादा जो धातु की जो चालकता होगी, जब भी वो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे या लेंगे, तो जो चालकता का क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है धात्विक चालकता के लिए कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए, तभी ही चालकता शो होती है, वरना चालकता शो नहीं होती है। तो धातुओं का तो काम ही यही है। धातुओं का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम है। धातु जल्दी से क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। रिलीज करके इन पर आवेश क्या हो जाता है, आवेश घनत्व उच्च हो जाता है। कौन सा आवेश घनत्व, धनावेश। और जैसे उच्च होता है तो ये क्या करती है, चालकता प्रदर्शित करती है। तो ये काम किनके थे, अंतराकाशीय यौगिकों के। अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण का टॉपिक आपका फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, मिश्र धातुओं का निर्माण, 11वां। 11वां टॉपिक है आपका मिश्र धातुओं का निर्माण। और मिश्र धातुओं से आप भली भांति परिचित है, क्या होती है, आपने घर में स्टील देखी होगी। स्टील, स्टील क्या होती है, मिश्र धातु है। और आपने 3 प्रकार के पदक सुने होंगे। 3 प्रकार के पदक पाए होते हैं, कौन कौन से, तो स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। सुने हैं, कांसा। कांसा भी क्या है, एक मिश्र धातु है। तो जो मिश्र धातु है ये कैसे बनती है, ये बनती है संक्रमण धातुओं से। यानी क्या होती है, 2 प्रकार की संक्रमण धातुएं या 3 प्रकार की, यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार की संक्रमण धातुओं को जब मिश्रित कर दिया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक संक्रमण धातुओं को क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो इनसे ठोस ठोस मिश्रण का निर्माण होता है। क्योंकि संक्रमण धातुएं क्या है, धातु है। धातु है तो क्या होगी, ठोस होती है। समस्त धातुएं, केवल मरकरी है जो अपवाद है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी इसके अलावा समस्त धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है मिश्र धातु, जब 2 या 2 से अधिक संक्रमण धातुओं को क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो इनसे ठोस ठोस मिश्रण का निर्माण होता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कॉपी में एक लाइन और लिख रखी है कि संक्रमण धातु आयनों के परमाणुवीय आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है इनके आकार में। अतः ये लगभग समान आकार के क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इनके आकार क्या है, सभी के लगभग समान। इसलिए क्या करते हैं, जो क्रिस्टल जालक बनाया था मैंने, अभी डायग्राम बनाया था क्रिस्टल जालक का घन, तो ये क्रिस्टल जालक है। इसमें क्या कर देते हैं, अपने परमाणुओं को, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, आसानी से एक दूसरे के अंदर प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे ठोस विलयन अर्थात मिश्र धातु का निर्माण
होता है। यही क्या कहलाते हैं? मिश्र धातुएं कहलाती है, जिसके उदाहरण हम पढ़ सकते हैं। एक तो होती है पीतल। पीतल किससे बनती है? पीतल कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक दोनों का मिश्रण क्या है? पीतल। एग्जाम्पल दे रखा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। और जो मैंने पदक की बात की थी आपसे, वो क्या थी? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं अपन? कांसा। कांसा किससे बनती है? कॉपर प्लस स्टेनस। तो इन दो संक्रमण धातुएं, दोनों को क्या किया जा रहा है? मिश्रित किया जा रहा है, मिश्रण बनाया जा रहा है। तो इन दोनों का क्या बनेगा? ठोस ठोस मिश्रण बनेगा दोनों का। जो ठोस ठोस मिश्रण बन रहा है वही क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। ऐसे स्टील भी बनती है, ऐसे स्टेनलेस स्टील भी बनती है। ठीक है, तो वो सब आपको बाद में बताएंगे कि और कौन कौन सी होती है मिश्र धातुएं। अभी दो उदाहरण दे देता हूं मैं केवल, जो शीट के अंदर दे रखे हैं आपके। तो ये थे क्या? मिश्र धातुओं का निर्माण। इसकी परिभाषा आप ऐड कर लीजिए, मैं लिखा देता हूं, कॉपी में ऐड करो, परिभाषा लिखो। दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से, दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से निर्मित ठोस ठोस मिश्रण, मिलने से निर्मित ठोस ठोस मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिलने से निर्मित ठोस ठोस मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। निकली परिभाषा। इनकी कुछ विशेषताएं होती है। ये मिश्र धातुएं कैसी होती है? कठोर, मजबूत और उच्च गलनांक वाली होती है। ये मिश्र धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है, और क्या होते हैं? इनके गलनांक उच्च होते हैं। कठोर मजबूत, क्योंकि ठोस ठोस मिश्रण बन रहा है तो निबिड़ संकुलित तो होगा ही होगा, और जब निबिड़ संकुलित होगा तो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तो इनके गलनांक भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अतः इनसे क्या बनाए जाते हैं? उच्च ताप सह वस्तुओं का निर्माण भी किया जा सकता है इन मिश्र धातुओं से। उच्च ताप सह, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर लो वहां शीट के अंदर ही, यहां तक लिखा हुआ है। ये मिश्र धातुएं कठोर, मजबूत व उच्च गलनांक वाली होती है, अतः उच्च ताप सह वस्तुएं निर्मित की जाती है। अतः उच्च ताप सह वस्तुएं, उच्च ताप सह वस्तुएं निर्मित की जाती है। उच्च ताप से वस्तुएं निर्मित की जाती है। उच्च ताप सह का मतलब जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर जाए? सहन कर जाए, और धातु का कुछ बिगड़े भी नहीं, वही क्या कहलाती है? उच्च ताप सह वस्तु। ये टॉपिक था आपका मिश्र धातु का निर्माण। इसमें इसका भी एग्जांपल दे रखा है, स्टील और स्टेनलेस स्टील का भी। तो जो स्टील है क्या होता है? आयरन जो है ना, आयरन में वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इस प्रकार की संक्रमण धातुओं को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है, जिससे क्या बनते हैं? स्टील और स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ये सब क्या थे? मिश्र धातुओं का निर्माण। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं एक बार। क्या कारण है कि निर्जल लवण युक्त कॉपर सल्फेट व फेरस सल्फेट श्वेत होते हैं, जबकि इनके जल युक्त यौगिक रंगीन होते हैं? देखो बताता हूं। यहां पर ये बात कर रहा है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट और एक FeSO4, इन दोनों की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, श्वेत होते हैं। जबकि CuSO4 डॉट 5H2O और FeSO4 डॉट 5H2O या 6H2O, जो भी है 5H2O है, ये दोनों कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। यानी ये कॉपर सल्फेट जो है डॉट 5H2O वाला, ये कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? नीला रंग प्रदर्शित करता है। और ये कैसा रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है। क्यों? ये तो कैसा है भाई? निर्जल लवण युक्त, यानी यहां जल उपस्थित नहीं है। ये कैसे हैं? जल युक्त, हाइड्रेटेड, यहां जल उपस्थित है। तो ये कैसे हैं? रंगीन। ये कैसा है? रंगहीन, यानी श्वेत।
अब देखो इसका कारण दे रखा है, एक तो डीडी कक्षकों का जो डीडी संक्रमण होता है, डीडी कक्षकों का जो विपाटन होता है, इसकी वजह से। अब ये कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखना कि जब हम श्वेत अवस्था की बात कर रहे हैं तो श्वेत अवस्था में यहाँ पर ये आयनित नहीं है, क्योंकि जल बिना आयनित हो नहीं सकते। पानी क्या करता है? पानी में जैसे डालते हैं आयनित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जल ही नहीं है तो ये आयनित नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते? आयनित नहीं होते हैं। और आयनित नहीं होंगे तो यहाँ कॉपर +2 का निर्माण नहीं होगा और यहाँ Fe+2 का निर्माण नहीं होगा। इन दोनों का निर्माण नहीं होगा ना, क्योंकि आयनित होंगे तो होगा, आयनित ही नहीं हो रहे तो निर्माण कैसे होगा? लेकिन जैसे ही इनको जल में डाला जाता है, जल में डालने पर ये क्या हो जाते हैं? ये कौन सा आयन देता है? कॉपर +2 देता है और ये देता है Fe+2। और आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन में कुछ आयन दे रखे थे, उनके रंग दे रखे थे, चाहो तो पेज पलट के देख लो शीट में। कॉपर +2 का रंग दे रखा है नीला और आयरन +2 का रंग दे रखा है हरा। रंगों के अंदर दे रखा है, कॉपर +2 का रंग है नीला और आयरन +2 का रंग है हरा। दे रखा है। ठीक है, अब देखो तो यहां पर ये जल उपस्थित होने की वजह से क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है और नीला रंग प्रदर्शित करता है, किसकी वजह से? कॉपर +2 के कारण। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है आयनित होने के कारण। कौन सा आयन है? आयरन +2। इस वजह से ये रंगीन होते हैं और ये कैसा होता है? श्वेत यानी कलरलेस होता है। ये तो है इनका सीधा सीधा सा कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? जैसे ही आयनित हुआ, आयनित होते ही क्या होता है? डी कक्षकों का विपाटन, यानी कॉपर +2 में भी क्या हो जाएगा? डी कक्षकों का विपाटन होगा। कैसे होगा? एक का एग्जांपल बता देता हूं मैं, कॉपर +2 का देख लेंगे। कॉपर +2 में डी कक्षक का जो विन्यास होगा क्या होगा? विन्यास क्या होता है इसका? 3d10 4s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो एक तो एस का गया और एक किसका जाएगा? डी का जाएगा। विन्यास क्या बचेगा? 3d9 विन्यास है। 3d9 को हम विपाटन में किस तरह से दर्शाएंगे? इस तरह से दर्शाएंगे। देखो ये तो T2G कक्षक, अष्टबल की क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने T2G कक्षक कहां लिया है? नीचे लिया है। EG कक्षक कहां लिया है? ऊपर लिया है। D9 कैसे भरेंगे? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर दिए क्या? 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 9 इलेक्ट्रॉन। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी होगा ना अयुग्मित, तो वो रंग प्रदर्शित करेगा क्या? डीडी संक्रमण सिद्धांत से अपन ने पढ़ा था, जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो डीडी संक्रमण सिद्धांत से डी कक्षकों के विपाटन होने के कारण रंग प्रदर्शित करता है। तो ये भी रंग प्रदर्शित करेगा। एक और देख लो आयरन का भी, आयरन +2, आयरन का 26 होता है, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। विन्यास क्या है? 3d6 4s2। 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 4s0 हो गया। क्या बचे? D6। D6 कैसे भरेंगे? D6 देखना, ये T2G और ये EG, ये 1 2 3 4 5 6। देखो एकमित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4, चार एकमित इलेक्ट्रॉन है। रंग प्रदर्शित करेगा क्या? तो डी कक्षकों के विपाटन की वजह से ये रंग प्रदर्शित करते हैं। कौन? जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, जिसमें जल होता है। वो ये क्यों नहीं करते भाई? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ जल नहीं है, और जल नहीं होगा तो ये आयनित नहीं होंगे, और आयनित नहीं होंगे तो ये कॉपर +2 नहीं बनेगा और ये आयरन +2 नहीं बनेगा। और जब ये आयन ही नहीं बनाएगा तो डी कक्षकों का विपाटन कैसे होगा? बात आ गई क्या क्वेश्चन की समझ में? तो ये क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन में आपको आंसर में केवल इतना सा दे रखा है, डी कक्षकों के विपाटन से इन जलीय विलयनों में डीडी संक्रमण संभव है, जिसके कारण ये यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं। तो शॉर्ट में दे दिया गया है आपको ये। इसमें मैं कुछ लाइन से ऐड करवा देता हूँ, लाइन से लिख लो आप, इसी के नीचे लिख लो, जगह भी है। लिखो हाइड्रेटेड CuSO4 व ApSO4 में, हाइड्रेटेड CuSO4 व ApSO4 में, हाइड्रेटेड CuSO4 व ApSO4 में क्रमशः
Cu+2 क्रमशः Cu+2 तथा Fe+2 आयन पाया जाता है। क्रमशः Cu+2 तथा Fe+2 आयन पाया जाता है। क्रमशः Cu+2 तथा Fe+2 आयन पाया जाता है जो क्रमशः नीले व हरे रंग प्रदर्शित करते हैं। जो क्रमशः नीला व हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। जो क्रमशः नीला व हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। और ये आयन जल की उपस्थिति में आसानी से मुक्त हो जाते हैं। और ये आयन जल की उपस्थिति में आसानी से मुक्त हो जाते हैं। जल की उपस्थिति में आसानी से मुक्त हो जाते हैं। जबकि निर्जल लवण Copper+2 व Iron+2 जबकि निर्जल लवण Copper+2 तथा Iron+2 आयन मुक्त नहीं करते हैं। जबकि निर्जल लवण Copper+2 व Iron+2 आयन मुक्त नहीं करते हैं। आयन मुक्त नहीं करते हैं, अतः श्वेत होते हैं। ठीक है।